फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि बहुत लोगों का सपना होता है एमबीए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करें लाइक आईआईएम। तो आज हमारे चैनल पर मिस्टर अमन सर हैं जो कि आईआईएम में कैसे पहुंचे और किस किस एग्जाम के थ्रू पहुंच सकते हैं और आईआईएम रायपुर में क्या क्या फैसिलिटी है, ये सारी जानकारी आज हमें अमन सर बताएंगे। वहाँ के प्लेसमेंट्स कैसे हैं, वहाँ की स्टूडेंट लाइफ कैसे है और जो कैट एग्जाम के थ्रू वहाँ पहुँचते हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, वो सारी जानकारी आज हमें अमन सर बताएंगे। So welcome Aman. Please kindly introduce yourself. थैंक यू विवेक। मेरा नाम अमन कुमार है। तो मैंने कैट का एग्ज़ाम 2018 में दिया था और 2015 से 2018 मैंने ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री ऑनर्स कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने कैट का एग्ज़ाम देके 2018 में आईआईएम रायपुर ज्वाइन किया था। अ, उस समय मैं फ्रेशर्स था। मतलब फ्रेशर का मतलब ये होता है कि मेरे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता। तो बेसिकली जब आप कैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और एमबीए के लिए बिजनेस स्कूल में ज्वाइन करते हैं तो दो लोग रहते हैं। या तो वो पहले से वर्क एक्सपीरियंस लेके आते हैं या फिर फ्रेशर रहते हैं, या कि मतलब कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था बिकॉज़ एक अ, जब आप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से विद बिजनेस डिग्री लेते हैं तो उनकी फैकल्टीज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो आईएम रायपुर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर मैंने आदित्य बिरला ग्रुप अल्ट्राटेक में इंटर्नशिप किया और फिर मैंने रिलैक्सो फुटवेयर ज्वाइन किया था एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी टिल आरएसएम वहाँ तक। उसके बाद फिर मैंने अपना फैमिली बिजनेस वापस ज्वाइन कर लिया। अमन, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आईआईएम में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं? ओके, सो आईआईएम में एक्चुअली दो डिग्रीज होती हैं। दो कोर्सेज, बेसिकली दो कोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं। एक तो होती है एमबीए, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएट पीजीडीएम भी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। और दूसरा होता है ये, उससे हम पीएचडी भी करते हैं। तो बेसिकली अगर आप स्पेशलाइज कुछ फील्ड में करना चाहते हैं और पीएचडी पाना चाहते हैं तो उससे भी आप, वो आईआईएम में फैसिलिटीज होती हैं। तो उस दोनों के लिए हमें कैट की एग्जाम देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो बेसिकली सारे आईआईएम्स के लिए क्वालिफाई एप्लीकेबल होता है। तो आईआईएम कैट का एग्जाम अराउंड 25 नवंबर के करीबन ही होता है। नवंबर में दिया, हर साल नवंबर में कंडक्ट होता है। उसमें आप 2 महीने पहले फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद फिर कैट का एग्जाम दिया जाता है। उसी के थ्रू ही आप, आपके परसेंटाइल के ऊपर, उसमें परसेंटाइल होते हैं, तो आप परसेंटाइल के ऊपर आपको कॉल मिलता है दूसरे सारे कॉलेजेस से। और उसके थ्रू आगे के फर्दर एग्जाम्स होते हैं जिसमें रिटर्न टेस्ट, एक स्मॉल रिटर्न टेस्ट, यानी कि मतलब कुछ किसी आईएम्स में ऐसे लिखना होता है और फिर इंटरव्यू भी होता है। और उसके सारे कैट के स्कोर, इंटरव्यू प्लस रिटर्न टेस्ट जिसमें होते हैं, सारे का मिला के जो क्यूमुलेटिव स्कोर होता है उसके बेसिस पे टॉप आईएम्स, मतलब 20 आईएम्स हैं, उसी हिसाब से अपना ये शॉर्टलिस्ट निकालते हैं और जैसे सेलेक्ट होते हैं और ये आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि अमन आपने बताया कि रिटर्न एग्जाम भी होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं, तो सबसे पहला मेरा ये है कि कैट एग्जाम की हम प्रिपरेशन कैसे करें। फिर उसके बाद जो आईआईएम के इंस्टीट्यूट होते हैं, जो आपने बताया रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू होते हैं, उसकी भी हम प्रिपरेशन कैसे करें, इसका आप रोड मैप बता दें तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, तो कैट का एग्जाम, पहले कैट के एग्जाम के बारे में बता देता हूँ पैटर्न कैसे होता है। कैट का एग्जाम में ये तीन सेक्शंस होते हैं और तीनों सेक्शन से पूरे मिला के 100 क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो पहला सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेसिकली अपने यहाँ हम क्लास 11th 12th में बड़े बड़े पैसेजेस करते हैं, जंबल वर्ड्स, उसी तरह के बेसिकली एडवांस फॉर्म में ही होते हैं। और उसमें इंग्लिश और इंग्लिश के पैसेजेस और उसको कॉम्प्रिहेंड आसान तरीके में भाषा में समझकर और आंसर्स देने होते हैं, वो बेसिकली होता है। उसे हम वर्बल एबिलिटी या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। वो पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन होता है डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, एलआरडीआई करते हैं इसे। तो उसमें डेटा दिया जाता है, ग्राफ्स, एंड उसके बाद फिर लॉजिक रीजनिंग क्वेश्चंस रहते हैं, उसको सॉल्व किया जाता है। और तीसरा लास्ट होता है, वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्यूए कहते हैं। तो उसमें बेसिकली मैथ्स
क्वेश्चंस रहते हैं, तो पूरा मिला के 32 और 34 इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। मतलब बेसिकली पूरा मिला के 100 क्वेश्चंस रहते हैं और आपको 3 घंटे दिए जाते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने मैंने जब अपना ये मैंने जब अपना कैट का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चालू किया था, तो मैं बेसिकली कॉलेज में था। तो मुझे तो मैंने एक्चुअली जितने हेल्प मिल सके, मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने कैट का एग्जाम दिया था, तो उनसे मैंने पूछा और उनके बारे में जाना। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, जो बेसिकली जिसमें ये कवर होता था, मॉक टेस्ट देना होता था। फिर उसी टाइम पीरियड में फिर उसी तरह सॉल्व कर ये क्वेश्चंस जो कैट में आ चुके होते थे या फिर उस तरह के पैटर्न क्या थे उससे सॉल्व करना होता था टाइम पीरियड टाइम फ्रेम के अंदर। तो उस तरह से क्वेश्चंस जितने आप प्रिपेयर करेंगे, मतलब बनाएंगे और टाइम फ्रेम में, तो उस ये आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली उस टाइम यही कहूंगा मैं कि आप क्वेश्चंस ये सारे क्वेश्चंस कवर होने चाहिए, और जितना कम नेगेटिव मार्किंग हो उतना बेटर होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें बहुत ज्यादा ही हो जाता है। मतलब आप एक क्वेश्चन करेंगे तो चलो सही नंबर आए तो आए, बट अगर आपने उसे गलत कर दिया तो -1 आ जाता है। और बहुत लोगों का ये देखा गया है कि प्रिपरेशन तो सही से करते, बट एग्जाम टाइम वो पैनिक हो जाता है ना, तो उसके कारण वो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है। तो बेसिकली प्रिपरेशन सही है, ठीक है, बट एग्जाम टाइम फोकस रहना चाहिए सही आंसर करने में बस। और जितने मॉक टेस्ट दिए जाए उतने सही है। जैसा कि ये आपने अभी पैनिक सिचुएशन बताई, ये बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के अंदर, काफी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। तो इस पैनिक सिचुएशन से बचा कैसे जाए? जनरली ये होता ही है, प्रेशर आता ही है। तो इस प्रेशर से स्टूडेंट अपने आप को कैसे निकाले? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि पैनिक सिचुएशन आना ही है, क्योंकि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो आपके मतलब एक तरीके से उस टाइम के लिए आपके लिए लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन जाता है कि नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है उस सिचुएशन के लिए। तो पैनिक सिचुएशन नॉर्मल है। पहली बात तो मैंने ये किया था, एग्जाम जब कैट का एग्जाम होता है तो एक दिन में 2 शिफ्ट में होता है, ठीक है। तो मैं जब भी जो मॉक टेस्ट दिया करता था, वो उसी टाइम फ्रेम में, जैसे कि मुझे टाइम याद नहीं है, बट अगर 10 से 1 बजे तक मेरा ये एक शिफ्ट होता है एग्जाम का, तो मैं हमेशा कोशिश ये करता था कि मैं मॉक टेस्ट हूँ या फिर कोई भी ये टेस्ट सीरीज में बना रहा हूँ, ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं उसी टाइम पे ही करूँ। ताकि वो क्या होता है ना कि स्टूडेंट अकस्टम हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट और उस टाइमिंग के थ्रू, कि उस टाइम में फटीग नहीं होता ये, और वो टाइमिंग के लिए उनके लिए अनुकूल हो जाता है। सबसे पहली बात तो वो। दूसरी चीज ये है कि ऑब्वियसली लोग थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, बट एक बात ये सोच के देखिए कि आपने आपने उस एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो अब आप जब एग्जाम में बैठ चुके होते हैं, तो अब आपको ये भी सोचना होगा कि अब ठीक है, मैंने प्रिपेयर तो कर लिया, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मैं एकदम शांत दिमाग से जितना सही हो सके उतना ही आंसर दूं। अगर यहाँ तुक्के तो लगते नहीं है, क्योंकि तुक्के लगा के मैंने एक बार मॉक टेस्ट में देखा है तो वो बहुत गलत होता है। तो यहाँ तुक्के लगाने से कोई फायदा है नहीं, जितना सही हो सके मैं उतना ही दूंगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक्चुअली, ये अगर आप शांत दिमाग से बिना तुक्के लगाए या फिर मतलब सिर्फ सही आंसर देना, तो आपको अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं। तो इसीलिए आप ये सोच के रखें कि ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा, बट ये एग्जाम में अच्छे से दूंगा बस। और जब आप अकस्टम उस चीज का हो जाते हैं, तो आप उस समय एग्जाम में इतना नर्वस नहीं फील करते। तो ये एक मेरा टिप था कि मैंने ये यूज किया था। टाइमिंग उस टाइम ये उसी टाइम एग्जाम दिया करता था, प्रिपरेशन किया करता था सीरीज का, और सोच के जब एग्जाम में जाता तो मैं ये सोचता था नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा, बट एग्जाम तो मैं अच्छे से दूंगा, बाद में देखा जाएगा जो। स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, शांत दिमाग से देना चाहिए। तो जैसे कि आपने कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करी, उसके बाद आपने ये बताया था इंस्टीट्यूट के भी रिटर्न एग्जाम होते हैं और इंटरव्यूज होते हैं। तो जो इंस्टीट्यूट के रिटर्न एग्जाम होते हैं और इंटरव्यू होते हैं, वो क्या जो हम कैट की प्रिपरेशन करते हैं उससे ही हो जाता है, कि अलग से भी हमें एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ती है? इंस्टीट्यूट का रिटर्न एग्जाम से मेरा मतलब ये था कि जैसे कि आपको रिटर्न एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा कि कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, और आपको उस टॉपिक पे आपके विचार लिखने हैं। मतलब एक तरीका से ऐसे टाइप का रहता है। तो आपको उस पे आपको विचार लिखने हैं। और ये सारे सारे इंस्टीट्यूट में ये मतलब जैसे कि होता है कि टॉप ये अहमदाबाद, बैंगलोर, ये सब में होता है, तो उसमें अलग अलग
कुछ कुछ जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, ये सब, कोझिकोड, ये सब अपने अलग से एग्जाम्स लेते हैं, और बाकी आइम्स हैं तो उनको कंबाइन करके ही एक बार एग्जाम लिया जाता है। वो जो कैट के बाद की बात मैं बता रहा हूँ आपको, तो उस तरह एक साथ एग्जाम ले लिया जाता है। तो उसमें कोई रिटन एग्जाम ऐसा, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट मैथ ये सब नहीं पूछा जाता आपको, बस एक तरीका से ऐसे लिखने की बात होती है एक टॉपिक पे, और आपको आपको अपने विचार लिखने होते हैं, आपको पॉइंट्स जो भी है वो डाला जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप जैसे कि डेली जब आप कैट की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो उसमें आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ही, उसके बाद फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व करते ही हैं। तो और डे टू डे लाइफ से तो आप परिचित होते ही हैं, आप डिस्कशन स्टूडेंट लाइफ में तो हर कोई करता है। तो उससे आपको मतलब जो बेसिक चीजें हैं वो तो आपके आती ही हैं, और लिखने का तो आपको आता है, तो वो आपके लिए ज्यादा हार्ड नहीं होता। तो ये आसानी हो जाता है, बट हाँ, एक तरीके से जो ज्यादा ज्यादा अच्छा लिखता है तो उसे थोड़े मार्क्स मिलते ही हैं। बट हाँ, वो प्रैक्टिस हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी आता है फिर इंटरव्यू की। इंटरव्यू बहुत अलग होता है एक्चुअली। जैसे कि जो वर्क एक्सपीरियंस वाले बंदे रहते हैं, जिन्होंने पहले जॉब किया रहता है, तो इंटरव्यू जो फोकस होता है वो थोड़ा सा उनके वर्क एक्सपीरियंस पे फोकस होता है, क्या आपने काम किया, कहाँ किया, क्यों एमबीए करना चाहते हैं, फिर उसी अराउंड। पर जबकि मैं फ्रेशर था, तो मेरा थोड़ा इंटरव्यू अलग प्रकार का था, क्योंकि मेरा बेसिकली फोकस था कि मैंने केमिस्ट्री लिया था, बाद में मैंने एमबीए किया था, उस पे क्वेश्चंस थे। और कुछ केमिस्ट्री और बिजनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे क्या, और बेसिकली वो जो ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने एमबीए करने के डिसीजन पे कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, और मैं एमबीए क्यों करना चाहता हूँ। तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी होते, तो ये बहुत कोई एक दो ट्राई में होता है, बट अगर नहीं भी होते तो एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है। तो ये बात भी था। जैसा कि अमन, बहुत लोगों का सपना होता है एमबीए करने के बाद हमें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। तो आईआईएम से एमबीए करने के बाद प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं? सबसे पहले बात ये है कि आईआईएम ये इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में आते हैं, मतलब। तो एक्चुअली जब आप टॉप बी स्कूल्स में जब गिनती करते हैं, तो कंपनीज भी इंटरेस्टेड रहती हैं, बड़ी अच्छी कंपनीज की, वो भी अच्छे स्टूडेंट्स को जॉब दे सके, बिकॉज उन्हें भी अपनी कंपनी के लिए अच्छे मैनेजर्स चाहिए होते हैं। तो वो भी अच्छे अच्छे कंपनीज आईएम्स में आती हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि होता क्या है कि जब बड़ी कंपनी होती है, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे डे टू डे एक्टिविटीज, बिजनेस, वो बहुत बड़ी होती है, तो इसके कारण उन्हें भी अच्छे मैनेजर्स चाहिए होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये हो जाती है कि और आई एम रायपुर की बात करूं मैं, तो हाँ, ऑलवेज 100% प्लेसमेंट हुआ है, दैट्स अ ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा ये है कि डाइवर्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ आते सेक्टर से, ना कि सिर्फ कहीं सिर्फ आईटी कंपनीज ही आ गए, ऐसी नहीं है। तो आपको आईटी कंपनीज भी आएंगी, फाइनेंशियल कंपनीज भी आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी कंपनीज आती हैं। तो आप ये जो डाइवर्स कंपनीज आती है ना, तो उससे स्टूडेंट्स को भी चांस मिलता है कि सारी कंपनीज में बैठ सके, जो भी उन्हें उन्हें अपने प्रोफाइल के हिसाब से ये चुन सके कि हाँ, मुझे किस कंपनी में करियर बनाना है। तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और एट पार हमेशा से आयंस का पैकेज काफी अच्छा रहा है। और आई थिंक जिस टाइम मैं था, तो उस टाइम एवरेज पैकेज आई थिंक 14.5 लाख था। तो इसमें 14.5 लाख में फ्रेशर्स और वर्क एक्सपीरियंस दोनों का होता है, तो इसलिए तो ओवरऑल आईएम्स में प्लेसमेंट्स काफी अच्छे होते हैं, और अच्छी कंपनीज आती हैं, और सबसे बड़ी बात है, अच्छी प्रोफाइल्स मिलते हैं। जी। ये तो हो गई प्लेसमेंट की बात। अब जैसे कि स्टूडेंट जब इंस्टीट्यूट में जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इंस्टीट्यूट कैसा होगा, हॉस्टल्स कैसे होंगे, मेस कैसा होगा। तो मेरा क्वेश्चन अमन आपसे ये है कि आईआईएम में फैकल्टीज कैसी है, हॉस्टल्स कैसे हैं, मेस कैसा है और कैंपस एरिया कैसा है? अच्छा। सबसे बड़ी बात है आईएम रायपुर का, मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगा आपको कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि अब जब सारे एग्जाम्स ये सब हो जाते हैं, तो जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है, सारे आईएम से अपने अपने जो भी स्टूडेंट है सेलेक्टेड, उन्हें ये
शॉर्टलिस्ट भेजते हैं, मतलब ईमेल करते हैं कि आप कंफर्म करिए, ठीक है। तो जब आपका ये हो जाता है, तो अगर आपको जैसे मुझे मेल मिल गया, ठीक है, तो कि ये मेरे IIM रायपुर में हो, ये एडमिशन हो सकता है, मैं एडमिशन लेने जा सकता हूँ। तो उसके साथ ही IIM रायपुर के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम अकेडमिक कमिटी भी कहते हैं, उनकी बहुत हेल्पफुल रोल रहता है एक्चुअली। ये वो हर बड़े सिटीज में एक चीज कंडक्ट कराते हैं, उसे कहते हैं सिटी मीट। वहाँ सीनियर्स जो रहते हैं सेकेंड ईयर के, वो कहीं एक प्लेस डिजाइन किया जाता है, वहाँ वहाँ आप जाके उस पर्टिकुलर टाइम और डेट पे आप उनसे मिल सकते हैं। जो भी क्वेरीज है बिफोर एडमिशन आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो उससे क्या होता है, एक जो जो बंदा डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कहाँ जाना है, ये कैसा, ये कौन सा प्रोफाइल है अच्छा रहेगा मेरे लिए, या फिर कौन से कॉलेज अच्छे रहेंगे, तो उन्हें वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है, मिल जाता है, हेल्प मिल जाती है। और वो एक्चुअली एक ग्रुप भी बना देते हैं जहाँ आप इनफॉर्मल क्वेश्चंस जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं उनसे डायरेक्टली। एक तो हुआ ये एडमिशन की पहले की बात। अब आती है एडमिशन के बाद की बात। तो उनमें भी बहुत अच्छी मतलब एक जो सेकेंड ईयर के जो सीनियर्स रहते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं एक्चुअली। तो वो आपको जो भी क्वेरी आप बेझिझक होके किसी भी सीनियर से आप पूछ सकते हैं। दैट्स द कल्चर ऑफ द IIM, हम कहते हैं कि हम हमें आई मीन हमारे हर कल्चर में ही है कि हम हमें कॉन्फिडेंट होना होता है कि हम किसी से बात कर सके, किसी से झिझक ना हो हमें, हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सके उनसे। और दे और वो ट्राई करते हैं कि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमारे में डेवलप हो सके। तो हम किसी भी तो हमारे सीनियर्स काफी हेल्प करते हैं, मतलब कि पूरे जैसे एक कहते हैं ना ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन तो एक होता है कि कॉलेज की तरफ से हो, मतलब पूरा ऑफिशियल होता है। बट उसके पहले ही हमारे सीनियर्स काफी हेल्प करते हैं कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है। तो उस मामले में सीनियर्स बहुत हेल्पफुल हैं IIM रायपुर में। फिर आप कहते हैं एक्टिविटीज की बात, तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं बेसिकली। बिजनेस स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो डिफरेंट कॉर्पोरेट कंपनीज के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और जो कैश प्राइजेस रहते हैं, प्लेसमेंट्स भी उससे मिलते हैं। तो वो सब बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स जो अच्छे कॉलेजेस के लिए रहते हैं, वो आइम्स में तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। और साथ ही साथ एक्टिविटीज भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। मतलब मेरे कॉलेज में खुद ही 10 क्लब्स और डिफरेंट कमिटीज थी। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स एंड कॉलेज फेस्टिवल, वो तो मैंडेटरी होता है हर कॉलेज में, बट IIMs का लेवल एक अलग ही लेवल होता है। तो वो सब होते ही हैं। रही बात हॉस्टल एंड मेस की, तो हॉस्टल काफी, हम लोग का हॉस्टल सबसे नया हॉस्टल था, कैंपस शिफ्ट हुआ था, दूसरे नए कैंपस में शिफ्ट हुआ था। तो बताना चाहूंगा कि IIM रायपुर का कैंपस ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा कैंपस है सारे IIMs में। और हॉस्टल भी काफी अच्छा है एक्चुअली। ये सिंगल रूम हॉस्टल है, पूरा वेल फर्निश्ड विद अटैच बाथरूम एंड एवरीथिंग। तो हॉस्टल लाइफ काफी अच्छी है। मेस भी काफी बड़ा है, काफी एयर कंडीशन, ये ऑलमोस्ट 1000 कैपेसिटी का मेस है। तो बेसिकली इट्स एन ओवरऑल पैकेज कि आपको सारी चीजें वहां मिल सकती हैं। आपको छोटी से छोटी नीड से बड़ी नीड आपको सारी वहां मिल सकती है। बात आई फैकल्टीज की, तो फैकल्टीज आर द वेल रिनाउंड फैकल्टीज ऑफ द वर्ल्ड। काफी काफी बड़े बड़े नाम है। और साथ ही साथ बड़ी बड़ी चीज ये है कि वो कुछ फैकल्टीज एक्चुअली कॉर्पोरेट में काम करके आ चुकी होती हैं। तो होता क्या है कि उनका बिजनेस स्कूल में ये होता है कि हम एक्चुअली बाद में बिजनेस, रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, और मैनेजर्स काफी रियल बिजनेस इश्यूज में ही बाद में डील करना होता है। तो जब उनका एक्सपीरियंस आता है साथ में क्लासेस में, जब डिस्कशन में, तो बहुत हेल्पफुल ये फील होता है, क्योंकि वो पहले ही ये सब चीज देख चुके होते हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दोस काइंड ऑफ थिंग्स क्लास में, तो बहुत हेल्प मिलता है उससे कि नहीं भाई ठीक है, मेरा मेरा परसेप्शन ये था, शायद मैं गलत हूँ, बट फैकल्टी जब वो राय बताता है कि नहीं ये इस तरह ये होता है, इस तरह ये भी हो सकता है, ये गलत होता है, तो वो डिस्कशंस काफी अच्छे हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये जो आपका फुल डे आपको कैसे पता ही नहीं चलेगा, ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत होता है। हाँ यानी कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है, साथ साथ एजुकेशन के साथ स्पोर्ट फैसिलिटी भी वहाँ होगी ही, और अच्छी भी है। सो हमारे क्वेश्चन तो अमन खत्म हो गया। अगर आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहें तो प्लीज दें।
मेरा सबसे बड़ा टिप टिप नहीं कहूंगा, मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस से कहूंगा कि अगर आप जैसे कि कैट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है कि आप मैंने बताया आपको कि जब आप मॉक टेस्ट और सीरीज देंगे, उसे अवश्य उसे जरूर दीजिए एक्चुअली, क्योंकि आपसे आपको वो है ना पहले से प्रिपेयर होना ये के लिए प्रिपेयर करेगा कि हाँ इस तरह एग्जाम्स होते हैं, ये पैटर्न होता है, ये टाइमिंग होते हैं, ये स्ट्रेस लेवल होता है एक्चुअली, वो हो गया। और उसी टाइम दीजिए, ज्यादातर कोशिश करिए कि उसी टाइम दीजिए जिस समय आपका जो जो कैट का एग्जाम हो, जैसे कि एक महीना पहले आपको शेड्यूल पता चल जाता है कि इस तारीख को होगा और आपका ये शिफ्ट है, तो जब भी आप जो एक महीना बचेगा ना उसी टाइम में दीजिए। होगा क्या ये, जैसे कि हमें आदत होता है कि हम दोपहर में सो जाते हैं। मुझे तो आदत था, तो मैं दोपहर में सोता था, और मेरा जो एग्जाम था वो दोपहर वाले शिफ्ट में ही हो गया था। तो मैंने ये किया कि मैंने एक महीना दोपहर में सोया ही नहीं, मैं उसी टाइम ही, वो एग्जाम के टाइम ही मैं अपना मॉक सीरीज देता था, मॉक टेस्ट सीरीज। तो उससे क्या हुआ कि मुझे उस समय नींद नहीं आती थी, उस समय मेरा एक्चुअली अटेंशन लेवल ज्यादा हाई हो गया था, क्योंकि मैं एक महीने से उससे प्रिपेयर कर रहा था अपनी बॉडी को। वो बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा चीज ये कि जब आप इंटर क्वालिफाई कर लीजिएगा, इंटरव्यू में जब आप जाइएगा, तो कॉन्फिडेंस आप अपने आप पे रखिएगा, नहीं मुझे निकालना है, मैं निकाल लूंगा। क्योंकि वो जो बंदा जो आपके सामने रहेगा, फैकल्टी, ही विल बी, वो जानता है, वो एक्चुअली हर दिन हर सालों से इतना इंटरव्यू ले चुका होता है, और वो जानता है कि लोग क्या जवाब देंगे आपको। आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं मैं जान रहा हूँ, मुझे निकालना है, मुझे क्यों जाना है, मुझे क्यों एमबीए करना है। और एक तरीके से आप डायलॉग उसके उसके साथ ना बातें करिएगा। ऐसा नहीं कि आप एक नर्वस हो रहे हैं या उससे आप कुछ सवाल पूछ देंगे, सवाल तो गलत होते ही हैं। उससे आपको वो मतलब नहीं है, वो देखना चाहता है आप कितने कंफर्टेबल हैं उस सवाल को देने में। तो उस चीज में आप कॉन्फिडेंस रखिए, कंफर्टेबली बात करिएगा, तो इंटरव्यू भी आपका बहुत स्मूथली होगा। और पैनिक मत होइएगा बस। कैट, बहुत किसी को मैंने देखा है कि वो कैट का एग्जाम होता है, पैनिक हो जाते हैं ये। ठीक है, जितना आपने प्रिपेयर किया उससे ज्यादा तो एग्जाम के पहले 2 मिनट पहले तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, उस समय कॉन्फिडेंस रखिएगा और अच्छे से बस एग्जाम दीजिएगा, जितना हो सके सही हो सके, पूरा 100% श्योर हो तो उसी आंसर को टिक करिएगा। वो तुक्के वाला काम प्लीज मत करिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्लंडर हो चुके होते हैं, मैंने बहुत लोगों को सुना है, देखा है एक्चुअली। इसीलिए तो जितना हो सके सही आंसर हो उसी को दीजिए, और आराम से हो जाएगा। ऐसा बहुत हार्ड एग्जाम नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कि आप टाइमिंग कैसे करते हैं और काम कैसे करते हैं, और कुछ नहीं। और जो भी कैट में कैट के द्वारा एमबीए करेंगे, आईएम्स में जाएंगे, नो डाउट बहुत अच्छी जर्नी रहेगी, बहुत मजा आएगा, 2 साल आपके, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो रियल वर्ल्ड में आप जो देखते हैं ना कि एक साबुन पे एक साबुन फ्री क्यों मिलता है, तो आप वो सोचने लगे हैं कि हाँ भाई ये इसमें ये हो रहा है इसीलिए हो रहा है। तो बहुत मजा आएगा, अच्छे लाइफ टाइम के लिए आपके कनेक्शंस बनेंगे, नेटवर्क बनेगा, और बहुत अच्छे अच्छे रेनाउंड फैकल्टीज और लोगों कॉर्पोरेट से मिल पाएंगे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हो, तो उनसे भी आप मिल पाएंगे, बात क्वेश्चन पूछ सकेंगे। तो वो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। तो ऑल द बेस्ट उसके लिए कि जो 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 तैयारी कर रहे हैं और वहां जाना चाहते हैं, तो ऑल द बेस्ट उनके लिए। थैंक यू सो मच अमन, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कंपटीशन बिल को दिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू विवेक।